Hello and welcome to Physics by Munish Sharma. My name is Munish Sharma. I am lecturer in Physics, Department of Higher Education, HP Government. In today's lecture, our topics are escape speed and Earth satellite. So let's start today's first topic, that is escape speed. Hello and welcome to Physics by Munish Sharma. स्टूडेंट इज इट पॉसिबल कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करें कि इट नेवर रिटर्न्स टू अर्थ? तो अगर इसका जवाब है बेटा, इसका जवाब है यस, इट इज पॉसिबल। तो जो मिनिमम स्पीड है, ऐसी मिनिमम स्पीड को हम बोलते हैं बेटा एस्केप स्पीड। द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन for an object so that it may never return to the earth or simply escape the gravitational field of earth is called escape speed। ऐसी स्पीड को कहा जाता है बच्चों एस्केप स्पीड। और इसको कैलकुलेट करते हैं आज हम, और इसके लिए अर्थ के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट करके बताते हैं कि व्हाट इज दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड विद विच द बॉडी विल नॉट रिटर्न टू अर्थ और इट विल एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो यहां पे लॉ ऑफ, इसको कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हमने पहले पढ़ रखा है बेटा कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे इस क्वेश्चन में सपोज हम जिस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनिशियली उसका काइनेटिक एनर्जी है k1 और पोटेंशियल एनर्जी है u1। तो ये k1 प्लस u1 जो है इट इज इक्वल टू k2 प्लस u2। तो व्हाट इज k2 एंड u2 हियर? बेटा k2 एंड u2 आर द velocity value of kinetic energy and potential energy after projection। तो आफ्टर प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी सपोज बन गया k2 एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज u2। तो बच्चों इफ एनी ऑब्जेक्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका मतलब पता क्या, उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो गया है। तो यहां पे हमारा जो इसमें अगर हम बोल रहे हैं कि कोई बॉडी जो है मिनिमम स्पीड के साथ एस्केप कर गया, अगर एस्केप कर गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट अगर हम बात करेंगे, सिस्टम जो है ना यहाँ पे, तो सिस्टम में क्या क्या आ जा रहा है बेटा? सिस्टम में आ जा रहा है अर्थ और जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो वो जब ऑब्जेक्ट वो एस्केप कर गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया? जीरो। और अगर हम मान लें कि जो इनिशियल काइनेटिक हमने इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड दिया जो ऑब्जेक्ट को वो u है और वो काफी है उसको जो है एस्केप करने के लिए, और ये जो वैल्यूज हम अगर एक सब्स्टिट्यूट कर दें हम इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बनाया था, तो वो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। वो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि जैसे उसका ना इक्वेशन के शुरू में था काइनेटिक एनर्जी, तो व्हाट वाज वैल्यू ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी उसका हो जाएगा ना 1/2 mu², क्योंकि u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, उसके बाद में आ जाएगा उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो इट इज g, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है ना, इसलिए उसका हम जो दूरी डिस्टेंस जो है वो r ले लेंगे। बेटे ये फार्मूला आपको ये लगेगा कि ये कहां से आया, तो बच्चों ये फार्मूला जो है इट इज Gmm/r, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। असल में ये आपके सिलेबस का पार्ट होता था, बट अभी कोविड-19 के करके जो सिलेबस जो है कुछ रिड्यूस किया गया है, उसमें से ये भी सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसका डेरिवेशन निकाल दिया गया है, इसका यूज तो नहीं निकाल सकते। इट कैन बी एस्केप्ड। जैसे हम एस्केप कर ऑब्जेक्ट के एस्केप की बात कर रहे हैं ना, इसके एस्केप नहीं कर सकते, इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए बेटा। तो चलो आप इतना याद रखिए कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो होता है Gmm/डिस्टेंस। डिस्टेंस स्क्वायर नहीं है, याद रखना, इट इज डिस्टेंस दैट इज। अब यहाँ पे बेटा इस केस में हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है ना, तो इसलिए डिस्टेंस आ गया r, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये हमेशा हम लेते हैं। बेटा ये फार्मूला था ना हमारा, जैसे ये था फार्मूला k1 प्लस u1, तो ये हो गया बेटा k1, और इसका साइन होता है माइनस। अब यहाँ पे प्लस था ना साइन,
इक्वेशन नंबर 1 में, तो प्लस की जगह क्या आ गया बेटा यहाँ पे माइनस। माइनस बेटा ये इसकी कैलकुलेशन में आता है, और नेगेटिव पोटेंशियल जो वैल्यू होती है ना इस पोटेंशियल एनर्जी का, ये बताता है कि बेटा कोई भी बॉडी जो है इट कांट एस्केप, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू जो है जीरो होनी चाहिए जब कोई बॉडी बाहर चली जाए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, वैसा ही प्रोजेक्ट करने के बाद होता है बेटा। अब यहां पे हमें नहीं पता अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसलिए मैं उसको K2 ही रहने देता हूं। इट इज K2 प्लस बेटा, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर चुका है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तभी जाता है जब उसका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, जीरो। तो यहां पे जो U2 था ना, वो उसका वैल्यू कितना हो चुका है अब, जीरो। तो बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना K2, या तो ये शुड बी ग्रेटर देन जीरो और शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा जो इक्वेशन बना था ना, वो इसलिए बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड से तभी बाहर जाएगा ना, उसकी वेलोसिटी कम से कम अर्थ के बाहर पहुंच के वो जीरो तो हो। अगर माइनस में होगा तो इट वॉन्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड। तो ये जो इक्वेशन 2 अभी अभी हमने बनाया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन we can write 1 by 2 m u square minus g m m upon r। बेटा कैपिटल M यहाँ पे अर्थ का मास है, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है, r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। तो दिस इज इक्वल टू K2। अब इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। तो इसको अदर वर्ड्स में ऐसा भी लिख सकते हैं ना, दिस 1 by 2 m u square minus g m m upon r, it is more than equal to zero। अब अगर हम एस्केप स्पीड को ue बोल दें, सपोज जो मिनिमम स्पीड है ना जिसके साथ हम अर्थ को में से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो सफिशिएंट होगी उसको अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करने के लिए, एस्केप करने के लिए। तो अगर वो स्पीड ue है तो ये ue है, तो हमें ये इक्वेशन जो है वो ऐसा बन जाएगा हमारा, इट इज 1 by 2 m ue स्क्वायर माइनस जी एम एम। बेटा अगर वो जस्ट सफिशिएंट है ना, मतलब उसको और एनर्जी नहीं दे रहा है, बस सिर्फ उसको जीरो वेलोसिटी पे छोड़ दे रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है उस पोजीशन में। अब यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, इट इज 1 by 2 m u स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जी एम m upon r। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, why it is equal to zero, ये जो इक्वेशन में, क्योंकि ue is just sufficient to escape a body from the earth's gravitation field, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रहा उसको एक्स्ट्रा। तो ये है बेटा, तो वहां पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो ये वैल्यू जो बन गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी हेल्प से ue का वैल्यू। as we have just done that 1 by 2 m u square, it is equal to g m m upon r। बेटा इसको सॉल्व किया तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास u स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं बेटा। व्हाट इज u स्क्वायर, ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दूसरी तरफ, 2gm upon r। और बेटा इसको आगे सॉल्व कर लें तो ये ue का वैल्यू किसके बराबर होगा, ue का वैल्यू होगा ना, इसका स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पावर 1 by 2 बन जाएगा, या दूसरे वर्ड में अंडर रूट। तो इट इज 2gm upon r। तो बेटा ये है ue का वैल्यू। क्या है ue मिनिमम स्पीड विद विच अ बॉडी कैन एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड। तो ये हो गया बेटा वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। तो ये है फार्मूला हमारा। अब इसी को हम वैल्यू में, अच्छा अर्थ के लिए कितना वैल्यू है, तो जैसा बेटा आपको पता है, तो दिस इज जी का वैल्यू कितना होता है बेटा, इट इज 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू होता है ना बेटा।
इसी तरीके से अगर हम वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ पे m का, तो m का वैल्यू होता है बेटा 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास ऑफ अर्थ है। और जहां तक बेटा रेडियस का सवाल है, बहुत बार हम बता चुके हैं, इट इज 6400 किलोमीटर। तो अब इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो ये जो यूई का वैल्यू है ना, ये पता कितना आता है, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये है वो मैजिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जिसके साथ हमें किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करना होता है अगर हमें उसको अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर भेजना है। और उसका वो मिनिमम वैल्यू कितना है बेटा, याद रहना चाहिए आपको ये फिगर भी और फार्मूला भी, इट इज u इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस फार्मूले को ना एक अदर फॉर्म में भी बना सकते हैं, ये ue का जो हमने फार्मूला बनाया है, तो आगे हम उसको बना लेते हैं। अब इसके लिए हमें gm का वैल्यू, एक फार्मूला पड़ा था बेटा, आपको बोला था तब भी मैंने कि इसका यूज होता है। तो व्हाट इज दैट फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला this gm is equal to gr square. So we know that gm is equal to gr square। ये हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जब बेटा फार्मूला बनाया था ग्रेविटेशनल लेक्चर 1 में, तब हमने ये बताया था आपको बेटा। तो अब यहाँ पे अगर इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो ये ue का जो फार्मूला है ना, ये क्या बन गया, ये बन गया ना बेटा 2gr स्क्वायर अपॉन r। तो बच्चों ये r कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये ue का ये फार्मूला ये भी बन, इस फॉर्म में भी बन गया 2gr। So this is the required formula for the escape speed। और इसका वैल्यू फिर से याद दिला दूं, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये तो है एस्केप स्पीड का इक्वेशन एंड वैल्यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट अर्थ सैटेलाइट सिस्टम। तो अर्थ और सैटेलाइट का ये जो सिस्टम है ये है क्या, तो यहां पे बेटा अर्थ, वैसे यहां पे हम अर्थ का नाम ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, बट ऑल प्लैनेट्स कैन हैव सैटेलाइट्स। तो कुछ सैटेलाइट जो हैं दे आर हेवनली बॉडीज, दे आर नॉट मैन मेड, और देयर सम सैटेलाइट व्हिच आर फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिकली हम अर्थ की बात करें ना, तो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, दे आर मशीन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सैटेलाइट्स। तो दे आर सर्टेन सैटेलाइट्स व्हिच आर हेवनली बॉडीज, दे आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स, और जो सैटेलाइट मैन मेड मशीन है दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट्स। अब ये अर्थ सैटेलाइट सिस्टम है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज सैटेलाइट, तो बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट इन ऑर्बिट आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। तो ऐसी बॉडीज जो कि रिवॉल्व कर रही हैं प्लैनेट के अराउंड, तो उनको क्या कहा जाता है, सैटेलाइट्स। Students, now we will talk about orbital speed. So when a satellite is revolving around a planet or Earth, special case of Earth can be mentioned here. तो जब भी बेटा प्लैनेट को रिवॉल्व करना है तो उसकी एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए to revolve in orbit. So this minimum speed is called orbital speed. Now we will define it. The minimum speed which a satellite must have to move in the orbit around a planet is called orbital velocity. तो उस मिनिमम स्पीड को कहा जाता है, सैटेलाइट की मिनिमम स्पीड को ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक फार्मूला बना लेते हैं, और अर्थ के लिए स्पेशल केस में भी बताएंगे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस ऑर्बिटल स्पीड। फॉर दैट हम यहाँ पे लेट द मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M। वैसे ये हर एक प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है, तो एनी अदर प्लैनेट भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी जगह पे। और जो सैटेलाइट है सपोज उसका जो मास है वो स्मॉल m है। नाउ ये चीज हम डायग्राम में शो करते हैं। तो हियर ये जो आपको दिख रहा है, लेट दिस इज द प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M। so this is mass of this planet and there is orbit around it in which an satellite is revolving. So here this is a planet, sorry, satellite,
और रेडियस जो इस ऑर्बिट का सपोज ये है स्मॉल आर। और बेटा कभी भी आपने अगर वेलोसिटी निकालनी है ना तो उस ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसके लिए आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो दिस इज वेलोसिटी v and this satellite will experience a force F toward the center of this planet। इस ऑर्बिट के सेंटर में की तरफ ये फोर्स F एक्सपीरियंस करेगा। नाउ बेटा यहाँ पे एक ये जो एलिप्टिकल होता है बेटा ऑर्बिट, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपल कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे हम जो ऑर्बिट है उसको सर्कुलर मान रहे हैं। तो कैलकुलेशन में हम उसको एक सर्कुलर ऑर्बिट लेंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं इस कैलकुलेशन में। As we have already mentioned in our diagram, let the orbital radius of the satellite be small r and orbital speed of the satellite be v. Now gravitational force of attraction is providing centripetal force. Whenever an object is revolving in the circle, तो जब भी कोई बेटा ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस केस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये तो मेंशन कर लेते हैं ना कि सैटेलाइट जो है, जो कि एट डिस्टेंस आर है, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो लेट्स राइट दैट इक्वेशन। So here we will write force acting on satellite due to gravitation। सपोज ये फोर्स F है, तो बेटा अब R दूरी है यहाँ पे स्मॉल r, तो फोर्स का वही फार्मूला लग जाएगा Gmm/r²। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स का, सो हियर वी विल मेंशन दैट centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको भी F से डिनोट कर देते हैं। ये जो सर्कल में मूव करने के लिए जो चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसका फार्मूला बच्चों याद होना चाहिए आपको, वो होता है mv²/r। तो यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट सैटेलाइट m है, स्मॉल m है, तो ये फोर्स का फार्मूला। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। So, ये जो mv²/r है, it is given by gravitational force। तो this mv²/r is equal to Gmm/r²। So here beta m will get cancelled, this 1r will get cancelled, and what will remain is this equation, this v² is equal to Gm/r। This is the value we are getting for the v². Now so we have got the value of v² as equal to Gm upon r. So what is the value of v here? So v will get by having under root of this term, which is Gm upon r। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी
for satellite to move in orbit or orbital velocity. For Earth, अगर ये जो हमारा प्लैनेट है वो अर्थ है तो ये व्हील का वैल्यू कैलकुलेट करके आता है बेटा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा ये you have to remember this value, it is 7.92 kilometer per second. Now this equation can be modified to this form. हम जो पहला फार्मूला यूज किया था हम वही फिर से यूज करेंगे। What formula? We know that what is known to us, it is gm is equal to gr square। यहाँ पे स्मॉल r है ना तो ये gr square ही आएगा। Therefore this value v will become under root of gr square upon r, it is under root gr। तो बेटा दिस इज द फार्मूला। तो याद रखना बच्चे ये है अंडर रूट जी आर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आप इसको ना और एसके वेलोसिटी से करें कंपेयर तो वो होता था अंडर रूट 2 जी आर। तो बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। Now today's final topic is time period of satellite. So we will calculate the time period. तो उसको कैलकुलेट करने से पहले पता तो होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है क्या। तो एक रेवोल्यूशन लगाने के लिए जो सैटेलाइट को जो टाइम लगता है फुल रेवोल्यूशन लगाने के लिए उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सो टाइम पीरियड of revolution of satellite about a planet is the time taken by it to complete one full revolution around the planet. So अभी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बेटा यहाँ पे हम इसका जो ऑर्बिट है उसको हम बोल रहे हैं ये है सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब एक सर्कल में घूम रहा है प्लैनेट। अगर वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके करके उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्योंकि टाइम टेकन आप निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करके, तो टाइम उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है जितना एक सर्कल का सरकमफ्रेंस है, और एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे आर ही हमारे इस सर्कल का ऑर्बिट का रेडियस है तो इट इज 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाय उसका जो स्पीड है दैट इज डिवाइडेड बाय v। So now let's calculate that value। इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू v का, इट इज अंडर रूट gm अपॉन r। So this value is 2 pi r into r raised to power 1/2, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हैं इसका मतलब है आपको उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, और अंडर रूट के लिए ना मैं यहाँ पे 1/2 सिंबल जो कि यूज कर सकते हैं वो यूज कर रहा हूँ। एंड अगेन बेटा फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेते हैं इसको। इट इज 2 पाई, अच्छा r पावर यहाँ पे 1 है, ये 1/2 है, तो r पावर 1 + 1/2। व्हाट इज 1 + 1/2? इट इज 3/2 डिवाइडेड बाय gm अंडर रूट और रेज़ टू पावर 1/2। तो बच्चों दिस इज द वैल्यू फॉर द टाइम पीरियड। हमें कैलकुलेशन में ना टी स्क्वायर का वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ जाता है, इसलिए अपना कन्वीनियंस के लिए हम टी स्क्वायर का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स डू दैट। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हम टी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm अंडर रूट का स्क्वायर gm एंड r इज टू पावर 3/2 का स्क्वायर जो है इट इज r क्यूब। तो दिस इज अगेन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास। इसके साथ ही हम ना एक इसको और लॉ से कोरिलेट कर लेते हैं जो कि है
द लॉ ऑफ पीरियड, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, उसमें हमने लिखा था कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ पे बेटा 4 and pi आर कांस्टेंट, g इज अगेन कांस्टेंट, m इज मास ऑफ planet, it is again constant. So you can also say that from this equation t square is proportional to r cube, which proves the law of period, okay, or Kepler's law of period. So this was all about today's topic. I hope आपको ये टॉपिक पता लग गया है। अगले लेक्चर में इसी सीरीज में ग्रेविटेशन का हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा, अगला लेक्चर। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ गया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। Thanks for watching Physics by Munish Sharma. If you have liked my today's video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.